एक व्यक्ति लोगों की अध जली लकड़ियां उठा के टोकरी में रख रहा था। अच्छा। जो पीसेस बच जाते हैं डेड बॉडी के आसपास आफ्टर क्रिमेशन। हाँ। तो हमने सोचा चोरी कर रहा है। तो मैंने कहा जब चोरी तो कर रहा है लकड़ी, तो कहने लगा चोरी नहीं कर रहा, मैं प्रदेश से आके बच्चे का इलाज कराने आया था, डेथ हो गई है, 12 साल का बच्चा था। आज सुबह से बैठा हुआ शमशान घाट में, पैसे नहीं है संस्कार कराने के। कोई बच्चा हाथ लगाने को तैयार नहीं था पिता को, कहते डर लग रहा है, कोई कहता था मुझे बुखार है। लेकिन जब चलने लगते थे, कोई माँ की बालियाँ उतारता था, कोई बाप की अंगूठी उतारता था, कोई जेब में से मोबाइल निकालता था, चाबियाँ निकालते थे। कहर भी देखा, जलालत भी देखी है और इंसानियत मरते हुए भी देखी है। प्लीज़ मेरे पापा का संस्कार करा दीजिए प्लीज़। मैं बता नहीं सकता जो उस बच्ची के हालात थे, उसने हमारे सारे शमशान घाट के हम लोगों को दिल को एकदम झकझोर दिया है। यार क्या हालात बन गए दिल्ली के अंदर की। बच्चे अपनी माँ बाप की लाश को लेकर, बच्ची एक घर के नीचे लाश लेके अकेली बैठी थी। मुझे किसी का फ़ोन आया, शंटी जी कैसे करें? मैं कहा मैं आ रहा हूँ। मैं खुद गया, इधर बिल्डिंग है, इधर बिल्डिंग है, लोग ऊपर खड़े हैं, कैमरे से वीडियो बना रहे हैं। उस महिला के पास एक व्यक्ति नहीं आया। अब 4 कंधे नहीं थे मेरे पास कि मैं कैसे रखूँ उसको। मैंने और मेरे ड्राइवर ने, 2 लोगों ने स्ट्रेचर पकड़ा और एम्बुलेंस में रखा। उसकी मिसेज ने अकेला अपने हाथ से क्रेमेट किया। कोई किसी का नहीं है, सब अपने सुखों के लिए है। जब दुख का समय आया सब भाग गए एकदम। कब आपको ऐसा लगा जब आप एकदम टूट गए, आपको लगा कि कुछ नहीं रखा है, खूब आपने रोया हो जी भर के? रोता थे हम रोज ही थे, सच बोलूं मैं। लोग तो अपनों को रोते थे, लेकिन मैं हालात देख कर रोता था। मैं चश्मा इतना बड़ा लगा के रखता था, तो दिन में 10-15 बार तो रो ही लेते थे, सच्ची बोलूं। कुछ लोगों ने बहुत खिलाफत की, ये तो राजनीति कर रहे हैं। किसी ने कहा ये तो कफन बेच रहे हैं। मेरा सगा भाई कहता था ये तो कफन का धंधा शुरू कर दिया है। 27 अप्रैल 2021 रात के 2:30 बजे मुझे फ़ोन आया कि उन्होंने बोला शंटी जी बोल रहे हैं। मैं कहा, कहते हम आपको टीवी पे लाइव देख रहे हैं, सारा देश आपके साथ है, इसी तरीके से आप दाह संस्कार की सेवा करते रहे, जय हिंद। मैंने कहा जी कौन बोल रहे? कह रहे मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। लेकिन दिल्ली की जनता ये मानती है कि देश के लिए मोदी सही है। पूरे देश में, खाली दिल्ली क्यों, खाली दिल्ली क्यों, पूरा देश। हाँ, एज ए सिख आई एम द फर्स्ट मैन इन द वर्ल्ड जिसने 106 बार ब्लड डोनेट किया। तो 2019 में सेंचुरी हो गया था। जिन किसी लोगों को भी सहायता की आवश्यकता हो, चाहे वो अंतिम संस्कार को लेकर हो, चाहे शव वाहन को लेकर हो, चाहे ब्लड की ज़रूरत हो, तो वो लोग आपसे कैसे संपर्क करें? लेकिन हमारा नंबर है 875067। नमस्कार। आज जिनका हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं वो दिल्ली विधानसभा का चुनाव शाहदरा से लड़ रहे हैं। इंटरव्यू से पहले मैंने कुछ लोगों से बातचीत की, जानने की कोशिश की, तो लोगों ने खूब सारी बातें बताई। लेकिन एक लाइन जो सर के बारे में लोगों ने कहा कि जिसका कोई नहीं उनका जितेंद्र सिंह शेंटी है, तो ये लाइन बड़ी सटीक बैठती है। आज हमारे साथ सर हैं, आपका बहुत स्वागत है। कोरोना काल में जब एक बच्चा जो है अपने माँ के शव के पास जाने से डरता था, भाई ने भाई से दूरी बना ली थी, अपने जो हैं वो साथ छोड़ते जा रहे थे, उस समय जितेंद्र सिंह शेंटी लोगों के साथ खड़े रहे। कई शवों का उन्होंने अंतिम संस्कार करवाया, लोगों की दुख दर्द में उनके साथ वहाँ पर नजर आए और इनके काम को देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री के पुरस्कार से सम्मानित किया। हालांकि इस बीच तमाम आरोप भी लगे कि ये तो खून बेचते हैं, ये तो शवों के सौदागर हैं, लेकिन ये रुके नहीं, अपना काम करते गए। आज दुनिया में लोग इन्हें एम्बुलेंस मैन के नाम से भी जानती हैं। भाजपा के पूर्व विधायक हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है और शाहदरा से ये चुनावी ताल ठोक रहे हैं। एक बार फिर से मैं सर आपका बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप? बहुत शानदार। राजनीति के बारे में हम बातचीत करेंगे, चूँकि अभी आप आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारे जो गांव में लोग कहते हैं कि अगर आप 100 लोगों के अंतिम संस्कार में शामिल हो गए तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा लोग मानते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अब तक कितने अंतिम संस्कार करवाए या कितने अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं, तो कुछ आंकड़ा आपके पास है? हम कोविड के मिला के बोलूँ तो 70,000 पार कर गए। 70,000 आपने अंतिम संस्कार करवाए हैं? ऑन रिकॉर्ड है जो हमारे पास, ऑन रिकॉर्ड है ये। और 70,000 में से
60,000 तो हमारी ही शव वाहन में गए होंगे, क्योंकि 30 साल बहुत बड़ा लंबा पीरियड होता है। 30 ईयर्स हो गए पूरे मेरे पैसे। कितने ऐसे अंतिम संस्कार हुए जिसमें आप भी शामिल हैं, बाकायदा आप वहाँ पर थे और कई बार घर परिवार के लोग नहीं तो आपने ये सारी क्रियाएं की? लावारिस तो रोज ही 2 आ जाते हैं, महीने में 60-70 की एवरेज है। और जो हमारे क्षेत्र में वैसे होते हैं साधारण डेथ, वो भी महीने में 50-60 तो हो ही जाती हैं। मतलब महीने में 125-150 जगह जाता हूँ मैं। अच्छा। और फिर जो अस्थियां बच जाती हैं, जो लोग लेके नहीं जाते हैं, गरीब लोग हैं या लावारिस हैं, उसको फिर हम कलेक्ट करके फिर मेरा बेटा जो तो उसको लेके हरिद्वार में प्रवाहित करके आता है। तो शमशान घाट ही आपका घर हो गया कहा जाए तो? सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। वो मेरा शमशान नहीं है, वो मेरा तीर्थ है। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि जब आप अपने अपने धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए गुमान आ जाता है हमारे अंदर कि आज तो हम भगवान को मिल के आए हैं, आज तो कुछ बिगड़ेगा नहीं हमारा। लेकिन जब हम शमशान जाते हैं, कोई डेड बॉडी जल रही होती है, तो वो 2 मिनट का जो बदलाव मन में आता है, क्या ले जाना है साथ में, सब कुछ ही रह जाना है, डेड बॉडी को जलता देख के। कबीर जी का एक श्लोक है, हाड़ जले जैसे लकड़ी, केस जले जैसे घास, यह जग जलता देख के भयो कबीर उदास। तो हमको भी उदासी आती है उस समय। कोई अगर बुजुर्ग जा रहा होता है, लेडी होती है, तो मुझे लगता है मेरी माँ है ये। तो कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली? कब आपने सोचा कि हमें जो है ये काम करना चाहिए? कहते हैं ना कि जैसे कि छोटा सा भी हादसा जीवन बदल देता है कई बार। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब 30 साल पहले एक शमशान घाट में हम संस्कार में गए दोस्त, एक व्यक्ति लोगों की अधजली लकड़ियाँ उठा के टोकरी में रख रहा था। अच्छा। जो पीसेस बच जाते हैं डेड बॉडी के आसपास आफ्टर क्रिमेशन। तो हमने सोचा चोरी कर रहा है। तो मैंने कहा, अब चोरी क्यों कर रहा है लकड़ी? तो कहने लगा, चोरी नहीं कर रहा, मैं प्रदेश से आके बच्चे का इलाज कराने आया था, डेथ हो गई है, 12 साल का बच्चा था। आज सुबह से बैठा हुए शमशान घाट में, पैसे नहीं है संस्कार कराने के। तो इसको भी मैंने कहा, किसी ने 20-50 रुपये दे दिए, यहाँ तो 5-6 हज़ार रुपये खर्चा है। तो हमने उसका संस्कार तो करवाया। फिर मीटिंग की दोस्तों ने, हमने मैंने कहा, दिल्ली में लोग करोड़ों रुपए के मकान में रहते हैं, शादी पे लगा देते हैं करोड़ रुपए, जन्मदिन पे लगाते हैं, कार में घूमते हैं करोड़ रुपए की। उस दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी में, किसी का ये भी अधिकार नहीं है कि अपने बच्चे को जला सके। तो दोस्तों ने कहा, यार ये तो प्रशासन करेगा। मैंने कहा, प्रशासन तो करता है जो करता है, उसके बाद अगर बिजली नहीं आती, इन्वर्टर हम लगाते हैं ना, पानी साफ नहीं आता, आरओ हम लगाते हैं, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं। ये काम हम क्यों नहीं कर सकते? तो एक शुरुआत की। कुछ लोगों ने बहुत खिलाफत की, ये तो राजनीति कर रहे हैं। किसी ने कहा, ये तो कफन बेच रहे हैं। मेरा सगा भाई कहता था, ये तो कफन का धंधा शुरू कर दिया है। अच्छा, अपने भी ऐसे आरोप लगाते थे? या लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट उस समय मेरी माँ ने की। मेरी माँ ने कहा, बेटा तेरे को ना कुछ शक्ति मिली है ऊपर से, अब तूने शुरू किया ना, इसे बंद मत करना और कभी किसी को ना मत करना, रात के 3 बजे हो, 4 बजे हो। और तीसरी बात बहुत बड़ी कही उन्होंने कि अहंकार मत करना कि तू कर रहा है, तू नहीं कर रहा, ऊपर वाले ने तुझे चुना है इस काम के लिए। उसके बाद धर्मपत्नी ने साथ दिया, बच्चों ने साथ दिया, और बढ़ता चला गया, काम करता चला गया। फिर सेवा तो पहले एक शमशान से शुरू की थी। फिर हमें लगा, यार कोई हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है, डेड बॉडी लानी तो कैसे लाएंगे? फिर शव वाहन बनाया, 1 बनाया, 2 बनाया, करते करते कोविड तक 9 थे मेरे पास। फिर एम्बुलेंस बनाई, फिर डेड बॉडी रखने के एयर कंडीशन मोर्ची बॉक्स बनाए, जिसका 8-10 हज़ार रुपये पर डे का किराया होता है, वो भी हमने फ्री शुरू कर दिए। एम्बुलेंस फ्री, शववाहन फ्री, क्रिमेशन फ्री, मोर्ची बॉक्स फ्री। और जो ब्लड हम डोनेट करके इकट्ठा करते थे हॉस्पिटल्स में, कैंप्स कर करके, वो तकरीबन मैं 18-19 हज़ार यूनिट इकट्ठा करके दे चुका हूँ जीटीपी, और मैं 106 बार दे चुका हूँ। मेरा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आ चुका है। विश्व रिकॉर्ड बना लिया आपने? हाँ, एज ए सिख आई एम द फर्स्ट मैन इन द वर्ल्ड जिसने 106 बार ब्लड डोनेट किया। 106 बार दिया है। मेरा 2019 में सेंचुरी हो गया था। सोचिए ये आंकड़ा कितना चौंकाता है। आप खुद पे या अपने आसपास ऐसे लोगों को देखिए कि उन्होंने कितनी बार ब्लड डोनेट किया है, और उसके बाद से ये आंकड़ा 106, इसे ध्यान में रखिए तो वाकई में आप जो है आश्चर्य से भर जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो है ये आपके गले में जो आम आदमी पार्टी का पट्टा दिख रहा है, कुछ समय पहले ये भारतीय जनता पार्टी का था, अब आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया है। तो
ऐसा क्यों, आपने ऐसा क्या महसूस किया कि भाई अब वहाँ से आप इधर आ गए, क्योंकि वहाँ भी सब ठीक ही चल रहा था? मैं ना 2007 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था हम्म और मैं जीत गया था हम्म कॉर्पोरेशन। हम्म तो 8 में मुझे फिर अकाली दल ने हम्म बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ाया। हम्म फिर 12 में मैं कॉर्पोरेशन लड़ा, वो भी अकाली दल बीजेपी से। हम्म मैं सीधा सीधा बीजेपी में नहीं था कुछ भी। हम्म और 13 मतलब 2 बार कॉर्पोरेटर बना। 13 दिसंबर यानी 14 में मैं एमएलए बन गया। अच्छा। फिर 49 दिन की सरकार गिर गई। हाँ। तो मेंबर में अकाली दल से था। 20 में जब अकाली दल और बीजेपी का अलायंस टूटा हाँ तो वहां से हमारी टिकट वाला सिस्टम खत्म हो गया। हाँ भाजपा ने कोई जिम्मेदारी दी नहीं उसके बाद मुझे। हाँ फिर कोविड भी आ गया। हाँ काम करते करते परमात्मा ने इतनी शक्ति दी हम्म कि फिर पद्मश्री मिल गया। हम्म राष्ट्रपति जी ने बुला के पद्मश्री दिया। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ भारत सरकार का और राष्ट्रपति जी का। हम्म और उसके बाद दिल में ये भी आ रहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, हम्म कि इतना मान सम्मान ऊपर वाले ने दे दिया है। हम्म लेकिन जैसे ही ये चुनाव आया हम्म तो मुझे 3-4 पार्टियों की दस्तक आई हम्म कि क्यों नहीं शंटी जी आप चुनाव लड़ सकते। हम्म केजरीवाल जी का भी फ़ोन आया मुझे हम्म कि शंटी जी क्या आपके इस यज्ञ में हम भी आहुति दे सकते हैं। हम्म ये वर्डिंग थी उनकी। हम्म मैंने कहा जी मुझे समय दीजिए 10-15 दिन का, मैं सोच के बताऊंगा। फिर मैंने अपने पूरी टीम को बुलाया, सेवा दल की, हम्म कुछ और हमारे जो वेल विशर है, RW हैं, सबसे बात की। हम्म तो सब कहने लगे देखिए आप बहुत काम कराते हैं, सबको कराते हैं, लेकिन आपके पास कोई ऐसी पावर आ जाती है, हम्म कोई भी एकेडमिक पावर किसी के पास होती है या क्या बोलते हैं उसको, प्रशासनिक, हम्म तो काम और ज़्यादा हो जाएंगे। हम्म और कईयों ने तो ये भी कहा कि शंटी जी आपने हजारों लाशों को कंधे पे लिटा के शमशान छोड़ा है और हम आपको कंधे पे बिठा के विधानसभा छोड़ के आएंगे। उससे हौसला मिल गया। हम्म और दूसरी बात, मेरे को मेरी मिसेज ने कहा कि देखो केजरीवाल जो काम कर रहा है ये पैदा होने से लेकर बुजुर्ग होने तक वालों को सेवा दे रहे हैं। हम्म चाहे वो महिलाओं के लिए बिजली है, पानी है, उसके अलावा तो महिलाओं को ही है ना, उनकी किचन का खर्चा बचता है। हम्म बसें फ्री हैं महिलाओं के लिए, हम्म मोहल्ला क्लिनिक है, गरीब लोगों को कितना सुविधा है उसका। हम्म वो बुजुर्गों को पेंशन भी दे रहे हैं। और अब तो उनकी जो स्कीम आ गई है बुजुर्गों की हॉस्पिटल वाली भी, और 2100 रुपये शगन सेवा जो आई है, महिला सम्मान। तो मेरी मिसी ने कहा कि वो पैदा होने से बुजुर्गी तक कर रहा है, आप जाने वालों को कर रहे हैं। तो अगर दोनों को अलायंस कर दें तो दिल्ली शहर में पैदा होने से लेके, बीमार होने से लेके और जाने तक की सारी सेवा फ्री हो गई। और क्या चाहिए किसी को। मुझे भी लगा यार दिल्ली लेवल पे ना और कोई अभी जल्दी नहीं है कुछ भी। देश में किसी को भी वोट दे लोग, लेकिन दिल्ली में लोग सोचते हैं चेहरा कौन है, काम कौन कर रहा है, नज़दीक कौन है, करा क्या है किसने। देखिए हम कोई एम्प्लॉय भी रखते हैं अपने घर में, उसका एक्सपीरियंस देखते हैं, उसका करेक्टर देखते हैं, उसका बैकग्राउंड देखते हैं ना, क्वालिफिकेशन देखते हैं। जिसको हम चुनने जा रहे हैं अपने क्षेत्र का सेवा नगर सेवक, तो उसके लिए तो सोचना पड़ेगा कि आपका पिछला बैकग्राउंड क्या है। तो इनका 11 साल का बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा है, इसलिए मैंने चुना इनको। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके दरवाजे पर जो है 4-5 पार्टियों ने दस्तक दी, फिर आपने सभी को खंगाला, समझा, जाना, लोगों से बातचीत की, और आपने सभी पार्टियों में आपको सबसे बढ़िया पार्टी आम आदमी पार्टी लगी। पार्टी कह लो या काम कह लो, मैंने काम पे तवज्जो दिया। उसका कारण है कि एक चेहरा तो है ना कम से कम सामने, रिस्पॉन्सिबल बंदा तो है। जो उसने कहा करा ना, अभी तक लोग कहने लगे ये जुमलेबाजी है जी, कौन देता है फ्री बस, कौन देता है पानी बिजली, दे दिया ना उसने। कोविड में अगर बिजली पानी फ्री ना होता, 1-1.5 साल लोग घरों में बैठे हैं, गरीब लोग, उनके तो घर बिक जाते, इतने मोटे मोटे बिल आते। तो कहीं ना कहीं सुविधा तो हुई है जिनको लोगों को। आप तो विधायक भी रह चुके हैं, अब कहा जाए तो मतलब सामाजिक कार्यों के साथ साथ राजनीति में भी आपका ठीक ठाक अनुभव है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्या होता है कि जब विधानसभा का चुनाव होता है तो जनता जो है भर भर के सीटें आम आदमी पार्टी को दे देती है, 60 ले लो, 65 ले लो। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आता है तो जनता एक तरफा मोदी सरकार को जो है वोट देती है, भाजपा को वोट देती है। क्या आप समझते हैं, क्या अंतर है ये विधानसभा और लोकसभा में हर आखिर? स्टेट में ऐसे होता है।
देश का चुनाव होता है, वो देखते हैं कि कौन सी पार्टी पूरे देश में किसका वर्चस्व है। अब देखा जाए तो नेशनल पार्टी जो सबसे बड़ी होगी और जिनकी स्टेट्स में भी सरकारें होंगी, जिन्होंने काम किया होगा, जिन्होंने तरक्की की होगी, जिन्होंने कुछ अचीवमेंट्स की होंगी, तो वो उसकी तरफ देख तो सकते हैं, कह तो सकते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन जब दिल्ली का इलेक्शन आता है तो वो कहते हैं कि दिल्ली में किसने काम किया, पहले ये तो देखें हम। और ऐसा नहीं है कि दिल्ली में किसी भी स्टेट में बहुत अच्छा काम करने वाले जीतते ही चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। शीला जी ने 3 बार काम किया, लेकिन 15 साल के बाद वो भी चली गई। समय होता है एक चीज़ का। अभी केजरीवाल जी का समय बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर देश की बात करें तो मोदी सरकार भी बढ़िया काम कर रही है। लोग लेके आए ना उनको लेके आए हैं तो कुछ सोच के लेके आएंगे। लेकिन कई जगह घाटा भी हुआ है। उत्तर प्रदेश में घाटा हुआ है, बहुत बड़ा घाटा हुआ है। वो अयोध्या हार जाना बहुत बड़ा घाटा है। लेकिन जनता है, जनार्दन है जी, ये तो लेकिन दिल्ली की जनता ये मानती है कि देश के लिए मोदी सही है, तभी तो लोकसभा चुनाव में सारी सीटें। पूरे देश में, खाली दिल्ली क्यों, खाली दिल्ली क्यों, पूरा देश। अगर उनको लोगों ने मत दिए तो आए ना जी सर। लेकिन दिल्ली, अगर स्टेट्स की बात करें तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। झारखंड में क्यों नहीं दे दी वोट उन्होंने। केजरीवाल से पहले जो आते थे लोग, वो देखते थे कि हम बजट कितना लाएं बड़ा, सपोज 1000 करोड़ 500 करोड़, उसका जो बचत थी वो पता नहीं कहाँ जाती थी। लेकिन केजरीवाल की जो बचत है जनता के मुंह में तो जा रही है। समझिए ना आप, बिजली के, पानी के, मोहल्ला क्लिनिक के, बसों के माध्यम में अब इतनी बसें फ्री चलाना कहाँ से आ रहा है फंड। ये वहीं से आ रहा है कि जो ये बचत हो रही है जनता पे खर्च कर रहे हैं। वो खा पी नहीं रहे हैं लोग, तो सब खा जाते हैं, डकार मार जाते हैं। पुल बन गया, एक पुल 3 बार बन गया, फलाना वो हो गया। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि इस स्कूल देख लीजिए ना आप, हम खुद गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हैं। हमारे एरिया के स्कूल टूटे फूटे रहे 50 साल तक, बेंच ही नहीं होते थे, टाट पट्टी में बैठते थे हम। आज देखिए प्राइवेट स्कूल फेल है उसके सामने। लेकिन आप सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि भी है, आप जैसा शमशान घाट पे आप कार्य करते हैं। लेकिन अगर सरकार सब कुछ बढ़िया कर देती तो फिर आपकी आवश्यकता क्या होती। मतलब लोग आपको याद कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार में कुछ ना कुछ तो कमी है ना, कि शमशान घाटों पे ठीक व्यवस्था नहीं है, तभी तो लोग आपके पास आ रहे हैं। पूरा देश का सिस्टम फेल हो गया था कोविड में, पूरे देश का, पूरी दुनिया के फेल हो गया था। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो 2000 वाला इंजेक्शन 2 लाख का किसने बेचा, 500 वाला सिलेंडर 50,000 का किसने बेचा। सिस्टम ढर्रा ही फेल हो गया था। अभी पहला कोविड गया और दूसरे आने में 1 साल लग गया, लेकिन 1 साल में भी फिर वहीं खड़े थे हम, और ज़्यादा मौतें हुई। तो ये कहना कि कौन सी सरकार फेल है कौन सी पास है, इसमें किसी को नहीं। कोविड के अगर बात करें तो दिल्ली के जो शमशान घाट हैं उनकी कैसी व्यवस्था है, क्या ठीक ठाक है वहाँ पे। मुझे लगता है दिल्ली के शमशान घाट पहले से बहुत अच्छे हो गए हैं, क्योंकि CNG की व्यवस्था हो गई है वहाँ पे। इसके अलावा कोई भी जाता है, चोर बाजारी नहीं है, रेट लिखा हुआ है, फिक्स रेट है। ये लकड़ी ऐसे इतने की है, पंडित जी के इतने पैसे हैं, सामग्री इतने की है। अदरवाइज हम दिल्ली के बाहर के कुछ स्टेट्स में जाएं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लूट खसूट भी है कई जगह पे। इवन देन मैंने बनारस जाके देखा घाट पे, राजा हरीशचंद्र जी घाट पे, वहाँ भी अनाशना पैसे मांग रहे थे, 10,000 रुपया, 25,000 रुपया, 30,000 रुपया, ऐसा भी मांग रहे थे। और कोविड में भी लोगों ने ब्लैकमेलिंग करी है, 1-1 लाख रुपया भी लिया है कई जगह पे। दिल्ली में भी हुआ ऐसा, मैं मानता हूँ। लेकिन हमारे शमशान घाट पे 4,266 डेड बॉडी क्रिमेट हुई हैं, जिसमें से 60% लोगों को हमने लकड़ी फ्री दी। क्योंकि हम जो घरों से लाशें उठा के लाते थे, घर वाले साथ ही नहीं आते थे, और हमें अंडरटेकिंग दे देते थे। कोई बच्चा हाथ लगाने को तैयार नहीं था पिता को, कहते थे डर लग रहा है, कोई कहता था मुझे बुखार है। लेकिन जब चलने लगते थे, कोई माँ की बालियाँ उतारता था, कोई बाप की अंगूठी उतारता था, कोई जेब में से मोबाइल निकालता था, चाबियाँ निकालते थे। बाप में कोरोना था लेकिन उस चीज़ों में कोरोना नहीं था। मैंने बहुत पास से देखा कोविड को, बहुत पास से देखा, कहर भी देखा, जलालत भी देखी है, और इंसानियत मरते हुए भी देखी। कोविड काल में का कोई ऐसा किस्सा जिसने आपको बहुत झकझोर दिया, बहुत हिला दिया आपको। बच्ची का हादसा मुझे भूलता नहीं है। एक बच्ची अपने पिता को कार में लेके जाती है रात को 12-1 बजे, उनको ऑक्सीजन प्रॉब्लम हो गई सांस लेने में, अपनी कार में खुद ड्राइव करके वो लेके जाती है, और उसके बाद सुबह 5 बजे वो ख़त्म हो जाता है ऑक्सीजन।
और ऑक्सीजन ख़त्म हो गया तो उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि जितने भी हॉस्पिटल में गए उसने एडमिट नहीं किया, उन्होंने कहा जी जगह नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, जगह भी नहीं है। फिर वो बेचारी डेथ के बाद अपने पापा को लेके 7-8 शमशान घाट पे भी जाती है, तो वो वहाँ भी जगह नहीं मिलती। फिर मुझे फ़ोन आता है, कहती है अंकल मेरे पापा की डेथ हो गई है और मैं आपका नंबर किसी ने दिया, क्या करूँ। मैंने कहा बेटा आप वहीं रुको, मैं गाड़ी भेजता हूँ। तो थोड़ी देर में कार पे ही आ गई मेरा शमशान घाट पे, और मेरे सामने ही बैठ गई पीपी किट पहन के। मैंने पहचाना नहीं, कहती अंकल मैंने फ़ोन किया था। मैंने कहा बताओ बेटा। बस यही कहने लगी, कहती अंकल मेरे पापा ऐसे ऐसे मैं लेके गई थी रात को और ऑक्सीजन नहीं मिली, दाखिला नहीं मिला, डेथ हो गई है। अब मैं पापा को लेके घूम रही हूँ, कहीं भी जगह नहीं मिल रही। अंकल प्लीज़ मेरे पापा का संस्कार करा दीजिए प्लीज़। मतलब मैं बता नहीं सकता जो उस बच्ची के हालात थे। उसने हमारे सारे शमशान घाट के हम लोगों को दिल को एकदम झकझोर दिया है यार। क्या हालात बन गए दिल्ली के अंदर की, बच्चे अपनी माँ बाप की लाश को लेकर घूम रही, बच्ची एक। मतलब मैंने ऐसे ऐसे हालात देखे हैं। मैं दिलशाद गार्डन के ऑफ पॉकेट में 30 साल का एक व्यक्ति सिंगर था, वो घर में डेथ हो गई कोविड से। उनकी मिसेज घर के नीचे ही लाश लेके अकेली बैठी थी। मुझे किसी का फ़ोन आया, शंटी जी कैसे करें। मैं कहा मैं आ रहा हूँ। मैं खुद गया, इधर बिल्डिंग है, इधर बिल्डिंग है, लोग ऊपर खड़े हैं कैमरे से वीडियो बना रहे हैं। उस महिला के पास एक व्यक्ति नहीं आया। मैं गया, डेड बॉडी को सैनिटाइज किया, स्ट्रेचर पे रखा। अब 4 कंधे नहीं थे मेरे पास कि मैं कैसे रखूँ उसको। मैंने और मेरे ड्राइवर ने, 2 लोगों ने स्ट्रेचर पकड़ा और एम्बुलेंस में रखा। उनकी मिसेज मेरे साथ गई। उसकी तमन्ना थी कि मैं अपने हाथ से क्रिमेट करूं। उसकी मिसेज ने अकेला अपने हाथ से क्रिमेट किया। वो शॉट मेरे दिमाग से जाते नहीं है कि यार इतना बुरा समय भी आ सकता है कि हम बेबस हो गए एकदम, कहर आ गया है। तो एक घर से तो मैंने 3 लाशें उठाई 4 दिन के अंदर। पहले माता जी गए, फिर पिताजी गए, फिर 4 दिन के बाद भाई भी गया उनका। मतलब घर के अंदर से 3 लाशें घर से। मैं वो भूल नहीं सकता वो हाथ से। मेरे जीवन में ना कोविड के बाद बहुत बड़ा बदलाव आया, बहुत बड़ा बदलाव आया कि मैं सोचता हूँ ये सब झूठ है। हम बहुत कुछ करते हैं अपने परिवारों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, लेकिन कौन काम आया बताइए ना। जो गुरबानी में लिखा था कि जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख से ही सब लागे, क्या दारा क्या मीत। एग्जैक्ट वर्ड वो सामने आ गया। कोई किसी का नहीं है, सब अपने सुखों के लिए हैं। जब दुख का समय आया सब भाग गए एकदम, सब भाग गए। बहुत बुरा समय था। तो उस बुरे समय में कभी आपको डर नहीं लगा कि अगर मैं भी बाहर निकलना हूँ मुझे कुछ हो जाए? क्योंकि आपको कुछ हो जाने का मतलब ये है कि फिर कई लोग जो हैं लावारिस हो जाते हैं, कई लोग अनाथ हो जाते हैं, क्योंकि कई लोग आपके भरोसे थे कि कुछ भी हो सेंटी जी को एक कॉल करेंगे, सेंटी जी आ जाएंगे और हमारा काम करवा देंगे। ऐसा नहीं था। मेरी पूरी टीम है, मेरे ड्राइवर, मेरे बच्चे सब लगे हुए थे। और पहले कोविड में ही हम सब सीरियस हो गए थे। मेरा तो बीपी 35 और ऑक्सीजन 55 रह गया था एक दिन रात को। बोलो मैं सोच लिया था कि मुश्किल है काम अब। बेटा वेंटिलेटर पे हो जिसका, और खुद डेथ बेड पे हो। लेकिन लोगों ने बहुत हौसला दिया मुझे। मतलब जिसे कहते हैं कि लाखों भी नहीं कहूँगा, करोड़ों लोगों ने मुझे मैसेज भेजे कि शंटी जी हम सब आपके लिए दुआ कर रहे हैं। वैष्णो देवी के महंत जी का फ़ोन आया, शिरडी के साईं बाबा जी के मंदिर से आया, अकाल तख्त साहब से आया, मुझे दोहा कतर से एक मुस्लिम बहन का आया कि हम आपके लिए नमाज अदा कर रहे हैं। ये जो ब्लेसिंग थी लोगों की, उन्होंने मुझे ज़िंदा रखा। और जब मैं उस 14 दिन के क्वारंटाइन के बाद नीचे उतरा तो तमाम मीडिया के लोग आए हुए थे कि शंटी जी आपका हौसला बढ़ा है या कम हुआ है। मैंने कहा जी देखो हम फौजी की तरह काम कर रहे थे। और फौजी जो है जंग लगने पे अगर घर में सो के मर गया तो शहीद नहीं कहलाएगा। हम रणभूमि में लड़ेंगे, शमशान हमारी रणभूमि है, हम पीछे नहीं हटेंगे। और उसके बाद जब दूसरा दौर आया तो मैं 21 दिन शमशान घाट से बाहर ही नहीं निकला, पूरे 21 डेज। मुझे उपराष्ट्रपति जी का फ़ोन आया, प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आया, मुझे अमिताभ बच्चन जी का फ़ोन आया, अक्षय कुमार जी का फ़ोन आया।
अक्षय कुमार जी ने 2 एम्बुलेंस भी भेजी मेरे को। उससे हौसला बढ़ता चला गया यार, इतने लोग हमारा प्यार कर रहे हैं। वो शमशान घाट जहाँ पूरे साल में एवरेज निकालो तो 5 या 4 की एवरेज निकलती है एक दिन की, 200 तक पर डे, 200 डेड बॉडी, लाइन लगी होती थी बाहर, लाइन। तो रात के सपने में भी आपको उस समय शमशान घाट दिखता नहीं, होगा? सपना लेते ही नहीं थे, सो ही नहीं पाते थे। वहीं एम्बुलेंस खड़ी रहती थी, लाशों के बीच में बैठ के कुछ खा लिया तो खा लिया, नहीं तो वहीं एम्बुलेंस में 1 आधा घंटा में ऐसे कमर सीधी कर लेता था। वो भी इतने में कोई दरवाजा खटखटाता था, भाई साहब पहले मेरा करा दो, पहले मेरा करा दो। लेकिन धन्य है वो शमशान घाट पे काम करने वाले कर्मी और मेरे एम्बुलेंस ड्राइवर, 4-4 दिन सो कर नहीं देखा है। मौत के साथ खेले बुरी तरह। सोच लिया था हमने कि मौत आनी है तो आ जाए। गुरबानी में लिखा है, मोहे मरने का चाहो है मरु द्वार के द्वार। बस वही दिल में था कि आनी आ जाए मौत, डरना नहीं है बिल्कुल भी, अब कुछ भी हो जाए। आपने काफ़ी मुश्किल से मुश्किल वक्त और हालात देखे हैं। कब आपको ऐसा लगा जब आप एकदम टूट गए हैं, आपको लगा कि कुछ नहीं रखा है, खूब आपने रोया हो जी भर के, ऐसा कोई मैं ना मोमेंट आया? रोता था, हम रोज ही थे, सच बोलूं मैं। लोग तो अपनों को रोते थे, लेकिन मैं हालात देख के रोता था। मैं चश्मा इतना बड़ा लगा के रखता था तो दिन में 10-15 बार तो रो ही लेते थे, सच्ची बोलो। घर के लोगों का कितना सहयोग मिला ऐसे में आपको? बहुत ज़्यादा। शायद मैं जा ही ना पाता शमशान में अगर घर वाले ना चाहते तो। लेकिन बहुत ब्लेसिंग्स मिली हैं। अभी मुझे 3 दिन पहले सुबह 3:30-4 बजे एक फ़ोन आता है कि मैं कैम्ब्रिज स्कूल की प्रिंसिपल हूँ और मैं फेसबुक पे रात को देख रही थी कि आप इलेक्शन में खड़े हुए हैं और शंटी जी आप इलेक्शन जीत गए। मैंने कहा जी अभी तो नॉमिनेशन भी नहीं हुआ। उनके दिल की भावना देखिए। कहते नहीं शंटी जी आप मुझे जानते नहीं हैं, मेरा बेटा DRD हॉस्पिटल में मर गया था 28 साल का। मेरे हस्बैंड भी सीरियस थे, मैं भी सीरियस थी, तो मैं लेकिन अकेली आई थी एम्बुलेंस में लेके, कहीं जगह नहीं मिल रही थी। आपने पिता के रूप में उसका संस्कार भी कराया, भाई बन के उसकी अस्थियां भी चुनी, और रात को मेरा बेटा रोज सपने में आता है और उसने कहा कि आप शंटी अंकल के साथ चलो। ऐसे प्यार मिला आपको? वो कहने लगी कि शंटी जी आपको जो आत्मा है ना वो भी वोट दे के जाएंगी। ये बहुत बड़ी बात है, ये ब्लेसिंग है लोगों की। जो आत्माएं गई हैं कोविड में, उनके परिजन, उनके वारिस दिल से बहुत साथ दे रहे हैं। कहीं भी जा रहा हूँ वो कह रहे हैं कि शंटी जी हम किसी भी पार्टी के हैं वोट आपको देंगे। इससे बड़ी और क्या बात है। इतने बड़े बड़े काम करने के बाद जब आपको बड़े सम्मान से नवाजा गया, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, ये अपने आप में कैसा अनुभव रहा, कैसी फीलिंग रही? वो एक्चुअली अवार्ड मुझे नहीं मिला, वो मेरे ड्राइवरों को मिला है, मेरे स्टाफ को मिला है, शमशान घाट वालों को, मेरे बच्चों को मिला है। वो बात अलग है कि फौज लड़ती है, नाम तो कप्तान का ही होता है, लेकिन अगर वो मेरा साथ ना देते तो शंटी अकेला क्या कर लेता। शक्ति ऊपर वाले ने दी। बचपन से ही परमात्मा ने ये पगड़ी जो बख्शी है, गुरु गोविंद सिंह जी की ताकत है हमारे अंदर कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तभी गोविंद सिंह नाम का हूँ। वो शक्ति चल रही है साथ में। नरेंद्र मोदी से भी आपकी फ़ोन पर बातचीत हुई थी? हाँ, उनका फ़ोन आया था मुझे। इसके बारे में बताइए, आप उस समय क्या कर रहे थे? रात के 2:30 बजे उन्होंने फ़ोन किया मुझे। रात के 2:30 बजे? 2:30 बजे। उस समय आप तो सो रहे होंगे? नहीं, मैं तो शमशान में था। अच्छा। हाँ, बहुत पीक था उस। ये बात है 27 अप्रैल 2021। रात के 2:30 बजे मुझे फ़ोन आया कि जो ड्राइवर ने कहा कि PM हाउस से फ़ोन है। दिन में सारा दिन मिनिस्ट्रियों से फ़ोन आते थे मुझे कि जल्दी संस्कार करा दीजिए। मैंने सोचा ये भी कोई, अब PM हाउस में तो हज़ारों लोग काम करते होंगे। लैंडलाइन से फ़ोन था, तो फिर वो कहने लगे शंटी जी बोल रहे हैं। तो
माननीय ने सर बात करेंगे, उसने ऐसे कहा, नाम नहीं लिया उसने। तो उन्होंने बोला शंटी जी बोल रहे हैं। मैंने कहा, कहते हम आपको टीवी पे लाइव देख रहे हैं, सारा देश आपके साथ है, इसी तरीके से आप दाह संस्कार की सेवा करते रहे, जय हिंद। मैंने कहा जी कौन बोल रहे हैं? कह रहे मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी का फ़ोन भी ऐसे ही आया था, बहुत फ़ोन आए, दूर दूर से भी आए, विदेशों से बहुत आए। तो भारत का प्रधान जब आपको कॉल करे तो उससे खूब हिम्मत मिली होगी, हौसला बढ़ा होगा। नेचुरली, बहुत बड़ी बात है, वो देख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। कभी मुलाकात हुई कि नहीं प्रधानमंत्री से? हाँ, मेरी 2-3 बार हो चुकी है। बातचीत होती है उसके हाँ, बारे मिलते में? तो पहचानते हैं वो। क्या बताया उन्होंने जब आप मिले उनसे, तो क्या कहते हैं? उन्होंने लोगों को मेरे को इंट्रोड्यूस किया। हाँ। वहाँ जो लोग खड़े थे उन्होंने कहा ये शंटी जी हैं, ये काम करते हैं, करते हैं, करते हैं। मेरी मिसिस को मिले, मेरे बच्चे को मिले, और लोगों को मिलवाया कि ये शंटी जी के बच्चे हैं, ये शंटी जी ने ये किया, शंटी जी ने ये किया। बहुत बड़ी बात है। और जब आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के लिए अरविंद केजरीवाल का फ़ोन आया, उस वक्त भी आप शमशान घाट में थे? मैं दिन में होते 12 घंटे वहाँ हूँ। दिन में 12 घंटे आप आज भी शमशान घाट में ही रहते हैं? अभी भी मैं प्रचार करते करते दिन में 4 बार जाता हूँ। अभी भी जाऊँगा आपके सामने, अभी चलते हैं आपके साथ। मुझे जैसे ही पता लगता है कोई डेड बॉडी आई है मेरे क्षेत्र की, मैं पहुँच जाता हूँ वहाँ पे। किसी के दुख में खड़े हो जाना, उससे दुख कम होता है। किसी के सुख में खड़े हो जाना, उसका सुख बढ़ता है। तो मेरे जाने से उनका दुख कम होता है, तो मेरे को क्या प्रॉब्लम है? और मेरे को सुकून मिलता है। मेरे को शमशान में जाके लगता है कि मैं बहुत बड़े धार्मिक स्थल पे आ गया। भगत सिंह को आप अपना आदर्श मानते हैं, इन्हीं के नाम से आपने अपनी संस्था खोल रखी है। इन्हीं के नाम से पगड़ी भी पहनता हूँ मैं। हाँ। मेरा रंग दे बसंती चोला। हाँ। ये बात आई थी जब हम संस्था का नाम रख रहे थे। हाँ। मैंने बोला यार किसी बुजुर्ग के नाम से रखोगे तो बुजुर्ग जुड़ेंगे, महिला के नाम से रखोगे महिलाएं जुड़ेंगी, किसी क्रांतिकारी के नाम से रखोगे तो क्रांतिकारी जुड़ेंगे। जिस व्यक्ति ने 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूम के कहा हो कि दम निकले इस देश की खातिर, बस इतना अरमान है, उस व्यक्ति का नाम रखते हैं ना। और इनके नाम से ही जोश आ जाता है, सच्ची बोलूँ मैं आपको। तो ये तो, और सबसे बड़ी बात है शायद केजरीवाल और मेरी राशि इसलिए मिली है कि वो भी भगत सिंह के फॉलोअर हैं। सबसे ज़्यादा आपको खुशी कब मिली अपने लाइफ में, जब आप बहुत खुश हुए हो कि वाह? पद्मश्री के बाद अब मैं जब मरूंगा तो मैं तिरंगे में जाऊंगा, राजकीय सम्मान के साथ। इससे बड़ी खुशी किसी को नहीं मिली। किसी यही सोच के मन प्रफुल्लित हो जाता है। किसी भी भारतवासी के लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी? विधायक बनने के बाद भी 12 घंटे शमशान घाट में गुजरेंगे आपके? पहले भी गुजरते थे, विधायक बनने के बाद भी? हाँ, मैं काउंसलर भी रहा, एमएलए भी रहा। मैंने कभी अपनी पोस्ट के आगे ना एमएलए लिखा ना काउंसलर, में नगर सेवक लिखता था। मेरे किसी बोर्ड पे नहीं, किसी बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ था कि जितेंद्र सिंह शंटी निगम पार्षद या एमएलए या विधायक। नो, नगर सेवक। आज भी वो बोर्ड लगे हुए हैं। और मैं कोई आता था सुबह सुबह 1-2 घंटे लोगों को देने, उसके बाद शंटी जी को मिलना, बोले शमशान घाट चले जाओ। तो आपने कुछ सोचा होगा ना कि जब आप विधायक बन जाएंगे तो कुछ आपने समस्याएं देखी होंगी इलाके में कि जब विधायक बन जाऊंगा तो ये काम करूंगा, तो क्या क्या सोचा है आपने? हर इलाके की ना अलग अलग समस्याएं होती हैं। अगर आपके इलाके की बात करें तो आप क्या? वो भी बता रहा हूँ, हर जगह का सिनेरियो अलग है। तो जैसे ये चूंकि जो शाहदरा है, पर्टिकुलर शाहदरा, ये शाहजहां ने बनाया था, शाह का दर्रा। उसके बाद बहादुर शाह जफर भी आए यहाँ पे। जो पुराना शाहदरा पर्टिकुलर है वो बहुत कंजेस्टेड है। कई गलियां तो ऐसी हैं कि आप हाथ चौड़े करके नहीं निकल सकते हैं। वहाँ मेरी तमन्ना है कि कोई मल्टी स्टोरी पार्किंग बने, क्योंकि कारें तो सब घर में हैं। तो मल्टी स्टोरी पार्किंग बन जाएगी वहाँ पे, तो क्या है कि लोगों की समस्या खत्म हो जाएगी गलियों में जो कारें खड़ी हुई हैं। वैसे मैं बता दूं आपको, जब मैं काउंसलर बना था इंडिपेंडेंट, तो मैंने लोगों को कहा था कि 5 साल 5 काम बड़े करूँगा। तो लोग हैरान हुए, यार बजट तो होता नहीं है। मैंने कहा ये बहानेबाजी है, बजट लाना पड़ता है। और मैं लाया, एक मिनी स्टेडियम बनाया, एक शमशान घाट बनाया, एक सीनियर सिटीजन होम बनाया, एक बस्ती विकास केंद्र बनाया, 4 स्कूलों की बिल्डिंग बनाई, ले आया फंड में। बहुत हेड ऐसे होते हैं जो यूज़ ही नहीं होते हैं,
जैसे अगर एजुकेशन में देखा जाए तो एजुकेशन के साथ एक स्पोर्ट्स का फंड होता है, स्पोर्ट्स हेड, वो खर्च ही नहीं करते। मैंने उससे स्टेडियम बनवा दिया। ये नॉलेज होनी चाहिए ना, कहाँ से पैसा लाना है। तो आपने ये जो एम्बुलेंस सेवा शुरू की, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? ये क्या हुआ कि हम दाह संस्कार का काम तो शुरू कर चुके थे। मुझे एक प्रोफेसर थी लेडी दिलशाद गार्डन की, उसका फ़ोन आया कि शंटी जी मुझे ना एक मेरी मम्मी की डेथ हो गई है और एम्बुलेंस नहीं मिल रही कोई। तो मैंने ये बात है 94 की शायद, तो मैंने कहीं से एक टेम्पो अरेंज करके उनकी बॉडी को क्रीमेट कराया। तो जो उसने मुझे बताया कि रात को मम्मी की जब डेथ हो गई जीटीबी हॉस्पिटल में, तो हमारा घर वहाँ से आधा किलोमीटर था, तो कोई एम्बुलेंस ही नहीं मिली। मैंने कहा बॉडी कैसे कर लाए? कहने लगी एक रेडी वाला खड़ा था, वो कह रहा मैं छोड़ देता हूँ, ये सब्जी ढोने वाली रेडी, उस पर बॉडी रख के घर ले आए। मैंने कहा ये तो यार बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, ये तो बहुत ज़बरदस्त नीड है। अब हमारे पास पैसे नहीं थे, तो एक पुरानी मेरे पास कार थी, उसको सेल करके एक पुरानी एम्बुलेंस लिया हूँ। और हमारे यहाँ अंकल है एक भाटिया जी, लायंस क्लब वाले, मैंने कहा जी कुछ पैसे आप दीजिए तो एक पुरानी सी एम्बुलेंस बना लेते हैं हम। तो एक पुरानी एम्बुलेंस बनाई हमने, डेड बॉडी वाली, और कपिल देव को बुला के मैंने इनोग्रेशन कराया उससे। कपिल देव जी आए थे उसमें। लोगों ने इतना रिस्पॉन्स दिया, इतना दिया, लोगों के लिए नायाब चीज़ थी वो, कि घर से बॉडी लेके जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और करते करते 1 2 3 4 वहाँ कोविड तक 9 हो गई थी, अब 32 है हमारे पास, 32 है हमारे पास। तो ये सब कैसे होता है? फ्री में दाह संस्कार, फ्री में एम्बुलेंस, फ्री में शव वाहन, खूब खर्चे आते होंगे। आप तो कह रहे हैं कि रोज 10-20 शव का आप अंतिम संस्कार करवा के आते हैं। ये पैसे कहाँ से आते हैं? पैसे कैसे इकट्ठा होते हैं? ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका, कि कोई सरकारी फंड ना लिया आज तक 30 साल में, ना दिल्ली सरकार से ना भारत सरकार से 1 रुपया भी नहीं लिया मैंने, 1 रुपया भी। हमारे चाहने वाले, हमारे मेंबर्स, मैं खुद अपनी जो कमाई करता हूँ उसका 50-60% मेरा जो रियल एस्टेट का काम है, सब पैसा मैं उसमें लगाता रहता हूँ। पता नहीं कहाँ से आ जाता है अपने आप। अब जैसे कोविड था, लकड़ी खत्म हो गई शमशान घाट में, 66 डेड बॉडी पड़ी थी उस दिन, कहीं से लकड़ी का प्रबंध नहीं हो रहा था। यूपी ने अपने बॉर्डर सील कर दिए थे। रात को मैंने शिव जी की मूर्ति के नीचे खड़े होके प्रे करी, हे परमात्मा इज्जत रख लो, ये तो बॉडी इकट्ठी होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लाए जा रहे हैं लोग, और सुबह कैसे करेंगे? और वीडियो डाल दी मैंने एक अपील करके। और सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग मुझे फ़ोन आ गया कि शंटी जी आपका मैंने अपील देखी थी, 8 बजे तक 4 ट्रक लकड़ी आ रही है, उसके बाद हम आपको 1000 टन लकड़ी देंगे। 1000 टन। तो मैंने कहा कौन बोल रहे हैं जी? कर रहे हैं, वेव सिटी का मालिक बोल रहा हूँ, राजू चड्डा। मैंने कहा देखो परमात्मा के रूप में ऐसे लोग आ गए एकदम से, और हमने फिर लकड़ी का लंगर लगा दिया वहाँ पे। आपकी कई बॉलीवुड सुपरस्टार से भी आपकी बातचीत हुई है, उन्होंने भी आपके काम को सराहा है। कोई ऐसा किस्सा आपको याद है? बॉलीवुड से तो जितने भी सिंगर हैं, दिलेर पाजी ने मेरे लिए गाना गाया कोविड को लेके। दिलेर पाजी ने आपके लिए गाना गाया? हाँ, कोविड को लेके। आनंद जी ने एक सॉन्ग बनाया मेरे को लेके। लेकिन वैसे सारे जानते हैं। मैं लता जी का जब फ्यूनरल था, मैं वहाँ गया, तो शाहरुख जी और ये कैलाश खेर, मीका, अनुराधा पौडवाल, ये सारे मेरे साथ ही बैठे थे वहाँ पे, मेरे सबसे अगली रो में। आप पहचान पाए कि शाहरुख खान है? नहीं, मैं तो पहचानता भी नहीं था सच्ची में। मीका को तो जानता हूँ बचपन से, खैर। तो शाहरुख को नहीं जानते थे? नहीं, उन्होंने सबने मास्क लगा रखे थे। उस समय कोविड हटके नया नया हटा हो रहा। तो मुझे कहने लगे शंटी जी आपका नंबर चाहिए मुझे। मैंने कहा किसने कहा? शाहरुख जी ने। अच्छा। और कैलाश खेर खुद आपसे मिलने आए? साथ ही तो बैठे थे। कैलाश खेर भी थे। तो कैलाश जी ने कहा मुझे अपना नंबर दे दीजिए। तो मैंने कहा आप कौन? कहने लगे मैं शाहरुख हूँ, ये कैलाश जी हैं। तो मीका साथ खड़ा ही था, वो तो जानता ही है। तो मैंने कहा जी मैं पहचाना नहीं। तो फिर कहने लगे हम आपको सब जानते हैं, जब हमारी सारी शूटिंग रुकी हुई थी तो हम आपकी शूटिंग ही तो देखते थे सारा सोशल मीडिया पे। तो तमाम लोग मिले वहाँ पे। मंत्री जी पीयूष गोयल जी खड़े थे। मैं जब नमस्कार कर रहा था लता जी का, मैं लता जी का बहुत बड़ा फ़ैन था, तो मैं स्पेशल गया था फ्लाइट लेके उस दिन। जिन किसी लोगों को भी सहायता की आवश्यकता हो, चाहे वो
अंतिम संस्कार को लेकर हो, चाहे शव वाहन को लेकर हो, चाहे ब्लड की ज़रूरत हो, तो वो लोग आपसे कैसे संपर्क करें? वैसे तो आजकल हर चीज़ ऑनलाइन है। गूगल में जाकर जितेंद्र सिंह शंटी डाल दीजिए तब आ जाएगा, शहीद भगत सिंह सेवा दल डाल दीजिए तब आ जाएगा, एम्बुलेंस मैन डाल दीजिए तब आ जाएगा। लेकिन हमारा नंबर है 8750674433। 24 घंटे, रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे भी फ़ोन करेंगे। मैं कभी किसी पे इस चीज़ में डिपेंड नहीं करता हूँ, फ़ोन मैं उठाता हूँ रात को, खास करके क्योंकि रात को मुझे नहीं लगता कोई राशन कार्ड के लिए फ़ोन करेगा। कोई ना कोई तो इमरजेंसी, या तो खून चाहिए उसको, या उसको एम्बुलेंस चाहिए, या शव वाहन चाहिए। आप अपने भाई जितेंद्र सिंह शंटी का साथ दें। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके लिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तो आम आदमी पार्टी के नेता समाजसेवी जितेंद्र सिंह से हमने काफ़ी लंबी बातचीत की। हमारी ये बातचीत काफ़ी मज़ेदार रही, कई सारे अनुभव मैंने जाने। आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें बताइए और देखते रहिए आप ABP लाइव।